Hello everyone, again you are warm welcome to our new family Ideal Root Learning Platform। जैसा कि कल हम लोगों ने सीखा था कि कौन कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या कैटेगराइज हो सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोगों ने बड़े ध्यान से समझने की कोशिश की थी। और हम लोगों ने कल सीखा था कि इन टॉपिक्स को हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कवर करना है। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी सीखा था कि वर्ड्स का फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है, शब्द कैसे तैयार होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश की थी। और जाते जाते हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या क्या हो सकता है। अगर हम कोई सेंटेंस देख रहे हैं, उस सेंटेंस में कोई एरर निकल रहा है, तो वो एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, उस एरर को हटाने का क्या लॉजिक हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने कल सीखने की कोशिश की थी। अगर हम कोई सेंटेंस किसी ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर क्या क्या ग्रामेटिकल टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि क्या नाउन हो सकता है, क्या प्रोनाउन हो सकता है, क्या एडजेक्टिव हो सकता है, क्या केस हो सकता है, क्या नंबर्स हो सकते हैं। इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने कल एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो क्लासेस है वो हमारा बेसिकली इंग्लिश का क्लास है। किस चीज़ का क्लास है? इंग्लिश का क्लास है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लिश होता क्या है, चलो थोड़ी देर के लिए आप इंग्लिश भूल जाइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी क्या होता है, तो आप लोगों में से कई सारे ऐसे जवाब निकल कर आएंगे कि सर एक भाषा है, हिंदी एक भाषा है। वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। क्या है? इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर मैं बात करूं, अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो फिर लैंग्वेज क्या है? सर, इंग्लिश जो होता है वो एक लैंग्वेज तो होता है, लेकिन लैंग्वेज होता है साउंड। जो भी लैंग्वेज होता है वो किस फॉर्म में निकलना है? वो साउंड के फॉर्म में निकलना है। वो एक साउंड के फॉर्म में निकलता है। अब बात आती है कि भाई साहब, जो भी हमारा साउंड निकलता है वो निकलता तो दो फॉर्म में है। पहला होता है हमारा मीनिंगफुल, दूसरा होता है मीनिंगलेस। थोड़ा सा समझिए आप। आपके घर में कहीं ना कहीं छोटे बच्चे होंगे। आप लोग कहीं ना कहीं छोटे बच्चों से खेले होंगे, देखे होंगे। जैसे कोई 6 महीने का हो गया, कोई साल भर का हो गया, कोई 1 डेढ़ साल का हो गया। वह बच्चे कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो सारा का सारा साउंड के फॉर्म में निकलता है। लेकिन क्या हम और आप उन बातों को समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते हैं। वो हमारा मीनिंगलेस साउंड होता है। कैसा साउंड होता है? मीनिंगलेस साउंड होता है। और अभी हम लोग जो बोल रहे हैं, अभी मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, इसका मतलब ये है कि वो साउंड मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है। कैसा साउंड निकल रहा है? मीनिंगफुल साउंड निकल रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस फॉर्म में निकलता है? इंग्लिश लैंग्वेज है। लैंग्वेज एक साउंड के फॉर्म में निकलता है। साउंड की भी दो कैटेगरी होते हैं। पहला होता है मीनिंगलेस, जो हमें समझ में नहीं आता है, और जो चीज़ें समझ में आती है उसे बोलते हैं हम मीनिंगफुल। अब बात आती है कि साउंड होता क्या है। जैसे लैंग्वेज एक साउंड के फॉर्म में निकलता है, वैसे ही साउंड भी लेटर्स के फॉर्म में निकलता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पेन, पेन एक शब्द है, ये एक साउंड के फॉर्म में आपके सामने आया। आप लोगों ने सुना कि हाँ मैंने पेन बोला, लेकिन पेन में होता क्या है? पेन में पी भी है, ई भी है, एन भी है, यानी 3 लेटर्स के फॉर्म आते ही ये एक वर्ड का फॉर्म हो जाता है। और जैसे ही वर्ड का फॉर्म हुआ, आपको समझ में आ गया कि मैं एक पेन कहना चाह रहा हूँ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कलम, जो कि कुछ एक लेटर्स के साथ मिलके बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लेटर्स होते कितने हैं, तो सर लेटर्स होते हैं 26। इन 26 लेटर्स को हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा। वी हैव लर्नड द alphabet
or alphabets in our early ages. We have learned the alphabet or alphabets in our early ages. आप मुझे बताइए कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट होगा या अल्फ़ाबेट्स होगा। इन चीज़ों को समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि हमारे सामने देखिए, हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी घटनाएं ऐसे घटती है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हम लोगों में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो सुने होंगे कि बड़े लोग बोलते हैं छोटे बच्चों कि चलो बेटे अंकल को अल्फ़ाबेट्स सुनाओ। क्या सुनाओ? अल्फ़ाबेट्स सुनाओ। आप मुझे बताइए कि जब हमने अभी सीखा कि 26 लेटर्स को हमने अल्फ़ाबेट कहा, ये एक सिंगुलर नाउन, अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसका हम प्लूरल बना सकते हैं? नहीं बना सकते? बिल्कुल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे सामने कोई 27वां लेटर आज तक बना ही नहीं है। अगर हम अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स दे रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स का नाम दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे सामने कोई, हमारे पास कोई ना कोई 27वां लेटर होना चाहिए। अगर हमारे साथ हमारे पास कोई 27वां लेटर्स नहीं है, इसका मतलब ये है कि अल्फ़ाबेट को हम अल्फ़ाबेट्स नहीं कह सकते हैं। तो आज से और अभी से अगर आपके सामने, आपके बगल में, आस-पड़ोस के लोग अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं तो आप वहीं पे उनको टोकिए, रोकिए और उनको समझाइए कि सर अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है, अल्फ़ाबेट को ही के अंदर ही 26 लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स को ही हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, इसीलिए अल्फ़ाबेट्स आज से कहना बंद कीजिए। तो आज हम ये कह सकते हैं कि चलो बेटे आप मुझे ये बताओ कि लेटर्स कितने होते हैं। तब बच्चा हमें बताएगा कि हाँ भैया ए होता है, बी होता है, सी होता है, लेकिन हम आज से और अभी से अल्फ़ाबेट्स कहना बंद करेंगे। क्लियर है? तो हमारा क्या हो जाएगा? वी हैव लर्नड द अल्फ़ाबेट इन आवर अर्ली एजेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज किस फॉर्म में निकलता है? साउंड के फॉर्म में निकलता है। साउंड कितने तरीके के होते हैं? साउंड होते हैं दो तरीके के, पहला मीनिंगलेस, दूसरा मीनिंगफुल। ये जो साउंड होता है वो किस फॉर्म में निकलता है? लेटर्स के फॉर्म में निकलता है। लेटर्स होते कितने? 26 लेटर्स होते हैं। और इन 26 लेटर्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? इन 26 लेटर्स को हम लोगों ने अल्फ़ाबेट का नाम दिया। अब बात आती है कि लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। क्लियर है? लेकिन इसके कैटेगराइज क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, हम लोगों ने बचपन से ही सीख रखा है। इसके दो कैटेगरीज होते हैं। पहला होता है वाउल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। देखिए इस चीज़ को समझने से पहले मैं आपके सामने 2-3 शब्द लिख रहा हूँ, उनको बोलने की आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ये क्या लिखा है? चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये क्या है? आउल। क्या है? आउल। ये क्या है? बाउल। ये क्या है? वाउल्स। जब हम बहुत छोटे थे तब हम लोग बोलते थे कि ये वोवेल्स है। क्या है? वोवेल्स है। थोड़ा सा हम लोग बड़े हुए, जैसे कि 10th स्टैंडर्ड में गए, 11th स्टैंडर्ड में गए, 12th स्टैंडर्ड में गए, तब हम लोगों ने सीखा कि ये एक वोवेल्स नहीं है, ये हमारा वॉवेल्स है। क्या है? वॉवेल्स है। लेकिन ना ही ये वोवेल्स है ना ही वॉवेल्स है, ये हमारा जैसे आउल है, बाउल है, वैसे ही ये वाउल्स है। क्या है? वाउल्स है, जो कि कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा 5 वाउल्स होता है। और कॉन्सोनेंट्स जो होता है वो हमारा 21 होता है। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ के, जैसे बी, सी, डी, डॉट डॉट डॉट, जी। तो ये होता है इंग्लिश को जानने का तरीका कि आखिर इंग्लिश होता क्या है। मैं जाने से पहले बस एक बार और आप लोगों को समझा देता हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज निकलता है साउंड के फॉर्म में। साउंड दो तरीके के होते हैं, मीनिंगलेस और मीनिंगफुल। साउंड लेटर्स के फॉर्म में निकलते हैं। लेटर्स 26 होते हैं। इन 26 लेटर्स को हम लोगों ने अल्फ़ाबेट का नाम दिया। फिर 26 लेटर्स जो होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। पहला होता है वाउल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वाउल्स होते हैं 5, ए, ई, ओ, आई, यू, और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। जो हमारे ये 5 वाउल्स है उसको छोड़ के जितने भी होते हैं वो हमारा सारा का सारा कॉन्सोनेंट्स होता है। अब आते हैं कि हमारा जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन कैसे होता है, एक सेंटेंस कैसे बनकर तैयार होता है। अगर मैं सेंटेंस की बात करूं
तो सेंटेंस कैसे बनकर तैयार होता है। कल हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है तो उसका क्या क्या फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या फॉर्मेशन होगा। देखिए, सबसे पहले जो होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसे हम कहते हैं लेटर्स। क्या कहते हैं? लेटर्स। लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेटर्स। ठीक है जी। अगर हम लेटर्स की बात करें तो जो हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है उसे हम कहते हैं वर्ड्स। क्या कहते हैं? वर्ड्स। ये हमारा ग्रुप ऑफ, माफ कीजिएगा, ये हो गया हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी जब भी लेटर्स एक साथ जुड़ते हैं, लेटर्स का ग्रुप जो होता है उसे हम कहते हैं वर्ड्स। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिखा जी, यहाँ पे लिख दिया मैंने गर्ल। 4 लेटर्स मिलके एक वर्ड तैयार किया जिसे हम कहते हैं गर्ल। अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारा तैयार होता है फ्रेजेस। क्या तैयार होता है? फ्रेजेस तैयार होता है। तो हम इसे कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोगों ने क्या नाम दिया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोगों ने फ्रेजेस का नाम दिया। और जैसे ही ग्रुप ऑफ फ्रेजेस को हम लोगों ने लिखने की कोशिश की तो ये हमारे सामने तैयार होता है क्लॉजेस। क्या होता है? क्लॉज। बस थोड़ा सा समय दीजिए। CLAUSES। क्लॉसेस होता क्या है? ये होता है हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेजेस। ग्रुप ऑफ फ्रेजेस। जैसे कि लेटर्स होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। माफ कीजिएगा, यहाँ पे इंग्लिश होगा। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। और जो भी हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा उसे हम लोगों ने वर्ड्स का नाम दिया। और जैसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ हमने कहा फ्रेजेस है। और जैसे ही हम फ्रेजेस के बाद की चीज़ें देखते हैं तो जैसे कहते हैं कि ग्रुप ऑफ फ्रेजेस को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ फ्रेजेस को हम लोगों ने क्लॉज का नाम दिया। और जैसे ही क्लॉज से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम लोग पहले यहाँ पे अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ ग्रुप ऑफ क्लॉजेस, ये होता है हमारा फाइनली सेंटेंस। क्लियर है? तो एक बार और समझ लिया जाए, जो लेटर्स होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश। फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स को क्या कहते हैं? वर्ड्स। फिर वर्ड्स के बाद हमारा क्या तैयार होता है? फ्रेजेस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? फ्रेजेस। अगर हम आगे देखने की कोशिश करें तो फिर हमारा आता है ग्रुप ऑफ फ्रेजेस। ग्रुप ऑफ फ्रेजेस को हम लोग कहते हैं क्लॉजेस। और जैसे ही इसके बाद की चीज़ें देखते हैं जैसे ग्रुप ऑफ क्लॉजेस को, तो हमारा एक सेंटेंस बनकर तैयार होता है। क्लियर है? अब हम इन चीज़ों के बारे में धीरे धीरे बड़े गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है, हम लोगों ने सीख लिया कि इंग्लिश क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है। अब हम जैसे कि कल हम लोगों ने सीखा था कि ग्रामर क्या होता है, बस हम उन चीज़ को एक बार रिकैप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने इंग्लिश और सेंटेंस के फॉर्मेशन को सीख ही लिया है। तो बस एक ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ग्रामर। ग्रामर को कल हम लोगों ने सीखना कोशिश किया था। फंक्शनल मेथड और डिस्क्रिप्टिव मेथड, यही था? बिल्कुल यही था। हम लोगों ने कल सीखा था कि जो फंक्शनल मेथड होता है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। किसका होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, जो कि हमारा सीधा सीधा शब्दों से रिलेट करता है। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है ग्रामर को सीखने का, वो हमारा सेंटेंस से रिलेट होता है।
कहने का मतलब क्या है कि ग्रामर को हम दो तरीकों से सीखने की कोशिश कर सकते हैं। पहला फंक्शनल मेथड और दूसरा डिस्क्रिप्टिव मेथड। फंक्शनल मेथड हमारा सीधा सीधा वर्ड्स से रिलेट करेगा और डिस्क्रिप्टिव मेथड अगर हम कोई चीज़ सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब हम डिस्क्रिप्टिव मेथड को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं कि देखिए मैं पहले ही इन चीज़ों को आप लोगों के लिए लिख के बैठा हूँ ताकि हमारा और आपका समय काफ़ी कीमती है। हम लोग समय को बचाने के लिए मैंने क्या किया कि इन चीज़ों को पहले से ही लिख कर रखा है और इन चीज़ों को बड़े ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था, देखा था कि जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो टॉपिक था हमारा वोकैब का, ठीक है, जिसमें हमारा निमोनिक्स भी था, रूट वर्ड्स भी था, एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन भी था और मिक्सचर भी था, ठीक है जी। तो आज से और अभी से हम लोग वोकैब को तो सीखना शुरू करेंगे, लेकिन वोकैब का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारा रूट्स, क्योंकि रूट्स के बिना हमारा वोकैब अधूरा है। अगर हम वोकैब को एक अच्छा खासा कलेक्शन देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रूट वर्ड को समझना पड़ेगा। क्लियर है? तो आज देखते हैं कि हमारा रूट्स आखिर होता क्या है। देखिए रूट जो होता है वो हमारा होता है कि किसी भी शब्द का एक बेसिक मीनिंग तैयार करने वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम रूट वर्ड बोलते हैं। जैसे द पार्ट ऑफ द वर्ड दैट कंटेन्स द बेसिक मीनिंग। और दूसरा चीज़ है हमारा, कल हम लोगों ने सीखा था कि बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्ड, जो भी शब्द का एक बेसिक यूनिट होता है उसे हम कहते हैं रूट्स। अगर दूसरी चीज़ की बात किया जाए यहाँ पे कि कोई भी शब्द कैसे तैयार होता है, अगर किसी भी रूट वर्ड के साथ पहले अगर प्रीफिक्स जोड़ा जाए और बाद में सफिक्स जोड़ा जाए तब जाके हमारा एक शब्द तैयार होता है। जैसे अगर मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं, आप मुझे एक एग्जाम्पल बताने की कोशिश करें। आप मुझे प्रीफिक्स जोड़ के बताएं, सफिक्स जोड़ के बताएं। कल हम लोगों ने सीखा था कि प्रीफिक्स होता क्या है। प्री का मतलब होता है बिफोर, प्री का मतलब बिफोर और सफ का मतलब आफ्टर। फिक्स हमें पता है, जो भी रूट वर्ड के पहले चिपकता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो बाद में चिपकता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ फॉर्ट, रूट वर्ड क्या है फॉर्ट, यहाँ पे मैंने लगा दिया एबल एक सफिक्स है और COM एक प्रीफिक्स है। अब फॉर्ट रूट वर्ड से हमारा एक शब्द बनकर तैयार हो गया कंफर्टेबल। क्या तैयार हो गया? कंफर्टेबल। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं एक रूट वर्ड डक्ट, क्या है डक्ट, सफिक्स लगाया मैंने आयन और प्रीफिक्स लगाया इंट्रो। अब हमारे सामने एक नया शब्द बनकर तैयार हो जाता है जिसे हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। तो इन चीज़ों को हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और आने वाले दिनों में इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं बातों को हमें सीखना है। हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों के फॉर्मेशन को देखना है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, क्या रूट वर्ड है। उसके बाद आप इसका शाब्दिक अर्थ खुद से तैयार करना सीख जाएंगे। क्लियर है? लास्ट में लिखा हुआ है कि रूट मेक्स वर्ड बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब क्या है कि रूट से वर्ड बनता है, वर्ड से रूट नहीं बनता है। रूट से वर्ड बनता है लेकिन वर्ड से रूट नहीं बनता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। हम अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है प्रीफिक्स का। जैसे कि अभी हम लोगों ने सीखा रूट क्या होता है, वर्ड क्या होता है, ठीक है जी। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीफिक्स होता क्या है। अब तक हम लोगों ने सीखा कि जो भी प्रीफिक्स होता है वो होता है रूट वर्ड के पहले जो आता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। जैसे कि इट इज़ प्लेस्ड बिफोर द रूट। क्लियर है? अब जैसे ही हम लोग
किसी भी रूट वर्ड के पीछे प्रीफिक्स लगाते हैं तो इसका एक नया शब्द तैयार हो जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, ऑनेस्ट अपने आप में एक ईमानदार और एक पॉजिटिव सेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही हमने यहाँ पे डिस लगाने की कोशिश की तो ये हमारा बन के तैयार हो गया डिस ऑनेस्ट। पहले तो ये था पॉजिटिव सेंस बना रहा था, लेकिन अब ये हमारा नेगेटिव सेंस बना रहा है। मतलब इसका क्या शाब्दिक अर्थ तैयार, मतलब बदल गया या नहीं बदल गया? बिल्कुल बदल गया। मेक्स न्यू वर्ड, क्या ये अपने आप में सही है? बिल्कुल सही है। और जो पहला है चेंजेस द मीनिंग, वो भी बिल्कुल सही है। मेक्स न्यू वर्ड ऑनेस्ट था, अब डिसऑनेस्ट हो गया, न्यू वर्ड बन गया। और जैसे मीनिंग की बात किया तो पॉजिटिव था, अब नेगेटिव सेंस बना दिया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इट चेंजेस द मीनिंग, इट मेक्स न्यू वर्ड, इट इज प्लेस्ड बिफोर द रूट। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम और समझते हैं। हम में से कई सारे ऐसे लोग होंगे या फिर मैक्सिमम लोग एंगल नाम से परिचित होंगे। एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। क्या होता है? कोण। अगर हम यहाँ पे ट्राई लगाने की कोशिश करें तो एक नया शब्द हमारे सामने तैयार हो जाता है, ट्राइएंगल, जिसके 3 कोण होते हैं। क्या होते हैं? त्रिकोण, यानी 3 कोण होते हैं, उसी को हम ट्राइंगल कहते हैं। पहले था ये एंगल, अब हो गया ट्राइंगल, यानी इट इज प्लेस्ड बिफोर द रूट। क्या हम लोगों ने ये बात सीखा? बिल्कुल सीखा। ट्राई पहले आया, मेक्स न्यू वर्ड, एंगल से ट्राइंगल बन गया, बिल्कुल बन गया। चेंजेस द मीनिंग, अभी एंगल से कोण से त्रिकोण बन गया, यानी तीनों अपने आप में सही है। अब हम देखते हैं कि आखिर प्रीफिक्स सीखने के बाद सफिक्स का क्या इस पे असर पड़ता है। क्लियर है? अगर हम सफिक्स को सीखने की कोशिश करें तो अभी हम लोगों ने सीखा था कि सफ का मतलब होता है आफ्टर और फिक्स का मतलब चिपका देना, यानी किसी भी रूट वर्ड के बाद जो चिपकने की कोशिश करता है उसे हम बोलते हैं सफिक्स। अगर हम किसी रूट वर्ड के बाद कोई चीज़ लगाने की कोशिश करते हैं वो हमारा सफिक्स तैयार होता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द रूट। ठीक है जी। और दूसरा है हमारा इट कैन गिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स ऑफ ए वर्ड। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही हम सफिक्स लगाते हैं तो ये हमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ टाइप्स हमें बताता है कि ये नाउन है, एडजेक्टिव्स है। जैसे कि अगर हम किसी वर्ब में मेंड लगा दे तो हमारा हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। अगर हम किसी नाउन में या फिर किसी वर्ब में ER या OR लगा देते हैं तो हमारा बन जाता है नाउन। तो ऐसे चीज़ों को हम सफिक्स कहते हैं, जिससे हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी कैटेगराइजेशन हो सकता है। तीसरा चीज़ है हमारा इट सर्व्स ग्रामेटिकल फंक्शंस। बिल्कुल ग्रामेटिकल फंक्शंस को ये फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा, हम इन चीज़ों को बाद में देखने की कोशिश करेंगे। अब हम इसे ग्रामेटिकल फंक्शंस जो हो गया या फिर किसी भी रूट वर्ड के बाद हम ऐड करके जो नया शब्द बनाते हैं, या फिर जो दूसरा चीज़ है इट कैन गिव पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स होता है, हम उसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपके सामने लिखूं ब्रेक, क्या है? ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता क्या है तो आपका जवाब आएगा कि सर ये एक वर्ब है, क्योंकि लास्ट में ना है और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, इसीलिए ये एक क्रिया है, ये एक वर्ब है। अब मैंने जैसे ही इस ब्रेक के बाद, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने एक ब्रेक के बाद एज लगाने की कोशिश किया तो ये एक नया शब्द हमारे सामने तैयार होकर निकलता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेकेज। और ब्रेकेज अपने आप में एक नाउन का फॉर्म तैयार करता है। तो अब हम लोगों ने क्या सीखा, किसी भी वर्ब में अगर हम लोग AGE ऐड करते हैं तो वो हमारा एक नाउन का फॉर्मेशन तैयार करता है। जैसे एक और एग्जाम्पल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, लीक। हमने AGE लगाया, ये भी हमारा क्या बन गया? लीकेज। लीक से क्या बन गया? लीकेज बन गया।
AGE क्या है? एक सफिक्स है। अब हम देखते हैं कि इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे लिखा है इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द रूट, ये रूट के बाद प्लेस किया जाता है, रूट के बाद ऐड किया जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्रेक तो रूट वर्ड है, इसके बाद हम लोगों ने एज लगाने की कोशिश की थी, इसीलिए पहला फॉलो कर रहा है। अगर दूसरा चीज़ ये हमारे सामने कह रहा है कि ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स वगैरह बताने की कोशिश करता है, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ब्रेक एक वर्ब था, जैसे मैंने AGE लगाया, एक सफिक्स किया, तो ये एक वर्ब से हमारा बन गया नाउन, इसीलिए ये दूसरा चीज़ भी फॉलो कर रहा है। अगर तीसरे की बात करो तो इट सर्व्स ग्रामेटिकल फंक्शंस, ये हमारा एक सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं। जब हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे, जब हम सेंटेंस बनाएंगे, तो हम इन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर सकते हैं। आई होप आप लोग प्रीफिक्स हो गया, सफिक्स हो गया, इंग्लिश क्या होता है उसकी चीज़ के बारे में हम लोग समझने की कोशिश किए थे कि एक लैंग्वेज है वगैरह वगैरह। फिर हम लोगों ने सीखा कि सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि ग्रामर के क्या क्या फंक्शंस हो सकता है। फिर हम लोगों ने रूट्स को सीखने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने वर्ड को सीखा, और अभी अभी हम लोगों ने प्रीफिक्स और सफिक्स को सीखने की कोशिश किया था। अब हम लोग जाने से पहले मैं आप लोगों से बस एक बार फिर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कल याद हो, कल मैंने आप लोगों को 2 सेंटेंस दिया था। कल मैंने 2 सेंटेंस आप लोगों को दिया था, और मैंने आपको बोला था कि इन दोनों सेंटेंसेस में आपको ये देखना है कि ग्रामेटिकल टर्म के अकॉर्डिंग क्या-क्या ग्रामेटिकल टर्म्स उसमें हैं, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव्स है, क्या वर्ब है, क्या मेन वर्ब है, कौन सा केस है, कौन सा नंबर है। इन चीज़ों को आप फिर से एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन-कौन सा क्या-क्या है, ताकि मुझे समझ में आ सके कि हाँ, आप इसके पीछे थोड़ा-सा सीरियस है, आप इन चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं, आप इन चीज़ों को बड़े बारीकी से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाने से पहले बस मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इस तरीके से सीखने में आपको कोई मदद मिल सकती है, आपके अंदर कोई बदलाव आ सकता है, तो आप प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मैं अगला कंटेंट और बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने ला सकूं और चीज़ों को और आसान तरीके से हम लोग समझने की कोशिश कर सकें। तो जैसे कि आज हम लोगों ने सीखा रूट, जो कि हमारा वोकैब का एक पार्ट है, तो कल हम लोग फिर से अगला जो हमारा स्टेप होगा वो हम देखेंगे प्रीफिक्स, फिर सफिक्स। पहले देखेंगे प्रीफिक्स, फिर सफिक्स, उसके बाद का जो हमारा रूट वर्ड का थोड़ा सा एडवांस लेवल का आएगा, वो हम चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। तो कल फिर से मिलते हैं सुबह 8 बजे। मैंने पहले ही बोल रखा है कि हमारा डेली बेसिस का क्लास है, ऐसा नहीं है कि मैंने आज कराया और फिर 2 दिन गायब हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये हमारा डेली बेसिस पे क्लास आएगा, आपको अटेंड करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि आपका इंग्लिश कमज़ोर है या फिर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश में कुछ अलग तरीके से सीखने की कोशिश करना है, तो आप डेली सुबह 8 बजे या फिर अपने टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।